हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? जिन बच्चों ने घाट स्टेप में पेपर सेकंड में फॉर्म फिल किया है और उनका सब्जेक्ट कॉमर्स है, उनके लिए मैं प्रैक्टिस कर लेकर के आई हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम में काफी कम टाइम रह गया है। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जिससे कि एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आए। मेन इसमें ये रहता है कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन होंगे वो उतनी आसानी से आप समझकर आंसर दे पाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरह के और प्रैक्टिस सेट जो मैं लेकर के आगे आऊंगी आप लोग के लिए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, गैप का अर्थ है। गैप स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर आपको गैप की फुल फॉर्म बतानी है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रोविजंस, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, नन ऑफ दीज। तो गैप है, उसकी फुल फॉर्म क्या होगी? बहुत इंपॉर्टेंट है गैप, क्योंकि इसमें जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया था। तो आप समझ गए होंगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है। लेखांकन का सर्वमान्य सिद्धांत, यानी कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए गए थे जिससे कि जितने भी अकाउंटिंग के काम किए जाते हैं या जहां जहां भी अकाउंट से रिलेटेड चीजें रखी जाती हैं, तो उन सब में समानता हो सके, एक रूपता आ सके, एक जैसे हो सके, तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए थे, वो कहलाता है गैप। तो यहाँ पे एक आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखांकन सिद्धांत के अनुसार संस्था और स्वामी को अलग अलग माना जाना चाहिए? Which accounting principle states that companies and owners should be treated as separate entities? Monetary unit assumption, business initiative concept, periodicity assumption, going concern concept। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा कौन सा सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, जिसमें ये माना गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है या जो कंपनी होती है और जो उसका ओनर होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, एक नहीं होते हैं। यानी कि कंपनी में जो स्वामी है, जो कि कंपनी की हम बात करें, जो कि मोस्टली क्या होते हैं, जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, वही उसके स्वामी होते हैं। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं और जो कंपनी होती है, दोनों क्या है, आपस में अलग अलग हैं। आपको याद होगा, अगर आपने कंपनी लॉ पढ़ी है, तो कंपनी लॉ में आपने सोलोमन बनाम सोलोमन का एक विवाद था जो इसी से ही रिलेटेड था, कि दोनों अलग अलग होते हैं। जो वहां पर निर्णय दिया गया था, डिसीजन आया था, तो यही था कि दोनों अलग अलग होते हैं, कंपनी अलग है और उसके जो स्वामी है वो अलग है। भले ही वो कंपनी के जो स्वामी होंगे वो उसके आपस की एक फैमिली हो सकती है, लेकिन फिर भी वो अलग माना जाता है। यहाँ पर एक कौन सी कॉन्सेप्ट है, कौन सी संकल्पना है कि मौद्रिक इकाई धारणा, व्यापार की पृथक इकाई की संकल्पना, लेखांकन अवधि की संकल्पना, चालू व्यापार की संकल्पना। तो यहाँ पर कौन सी धारणा हो जाती है? व्यापार की पृथक इकाई संकल्पना, बिजनेस इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट। इसमें माना गया है कि जो भी लेखे रखे जाते हैं, जो भी अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जो भी कंपनी होती है, संस्था होती है, वो और उसकी जो ओनर्स होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। जब कंपनी को कोई बात चलाया जाता है तो वो कंपनी पर ही होता है, ना कि उसके ओनर्स पे होता है, क्योंकि कंपनी एक अलग इंडिविजुअली सेपरेट बॉडी है, एक आर्टिफिशियल बॉडी है लेकिन सेपरेट है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लागत या व्यय को उसी समय दिखाया जाना चाहिए या रिकॉर्ड रखना चाहिए, दर्ज करना चाहिए जिस समय राजस्व से संबंधित होते हैं, वह किस सिद्धांत द्वारा निर्दिष्ट है? Cost or expenses must be recorded at the same time as the revenue to which they correspond is specified by which principle? Matching principle, going concern principle, consistency principle, prudence principle। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो फिर कॉस्ट आती है, उसको उसी टाइम पर हमें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए जिस राजस्व से वो, जिस टाइम से वो रिलेट करती है। यानी कि जिस ईयर में, जिस लेखांकन अवधि में उसको वो जनरेट हुई होती है, उसको उसी टाइम पर ही दिखाया जाना चाहिए। ये किस सिद्धांत में कहा गया है? तो ये जो आपका सिद्धांत है वो हो जाता है मैचिंग प्रिंसिपल। अब ऐसे पूरी तरह बोले तो ये हो जाता है जो आय एवं व्यय का मिलान सिद्धांत होता है, जो आपका इनकम एंड एक्सपेंसेस का मैचिंग कॉन्सेप्ट है, ये उससे रिलेटेड है। इसमें क्या माना जाता है कि जो व्यापार की जो पूंजी होती है, जो कैपिटल होती है, उसमें जो इंक्रीज हो रही है, जो वृद्धि हो रही है, उसको आय माना जाता है। और जो आय के उपार्जन में जो आय जनरेट हो रही है, इसमें वस्तुओं और सेवाओं दोनों की ही जो लागत होती है उसको व्यय माना जाता है। तो उसमें से जब हम व्यय और आय को आपस में मिलान होता है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कितनी उस वर्ष की क्या हुई है, हमारा प्रॉफिट हुआ है, हमारी आय हो पाई है, नेट इनकम हुई है। और इसमें समाप्त लागतें जो होती हैं उसको हम हानि मानते हैं। तो ये हो जाता है आपका आय एवं व्यय के मिलान का सिद्धांत। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अवधारणा बताती है कि प्रत्येक डेबिट के लिए एक क्रेडिट है?
which concept states that for every debit there is a credit. Money measurement concept, accounting period concept, separate initiative concept, dual aspect concept. तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जो प्रत्येक डेबिट होता है यानी कि जितनी बार हम जिस चीज को डेबिट करते हैं तो साथ ही उसका क्रेडिट भी होता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे समझ में हमें आ रहा है कि ये आपकी डबल इंटरेस्ट से रिलेटेड है, जो द्विपक्षीय अवधारणा होती है उससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि यहाँ पर जो आपके अकॉर्डिंग इक्वेशंस बनती हैं, बात वहाँ पर उसकी हो रही है कि जितनी संपत्तियां होती हैं और जो कुल दायित्व होते हैं दोनों आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, वही हो जाता है डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो इसमें कुछ आपके लेखांकन समीकरण भी बनते हैं जो कि आपकी डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होते हैं। कौन से हो जाते हैं? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एक साइड एसेट्स होती हैं, एक साइड कैपिटल और लायबिलिटी होती है। अगर दूसरा इसका देखें तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी हो जाएगा। जब हम एसेट्स में से लायबिलिटी को लेस करते हैं तो भी हमारी कैपिटल निकल के आती है, और लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। जब भी लायबिलिटी को अगर हमें निकालना है तो जो एसेट होगी हमारी उसमें से हम कैपिटल को लेस कर देंगे तो हमारी लायबिलिटी आ जाती है। तो ये हो जाती है कुछ अकाउंटिंग इक्वेशंस, इनको ध्यान में रखिएगा, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय मापने के लिए सबसे स्वीकार्य विधि है। फॉर मेजरिंग इनकम द मोस्ट एक्सेप्टेबल मेथड इज टू अप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड, to apply the average return in industry on capital, to match the cost with revenue, to find out the difference in net worth on as on two dates। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आय मापने की सबसे अच्छी यानी कि जो इनकम को मेजर किया जाता है उसके लिए सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल मेथड कौन सा होता है? कि निवेशित पूंजी को प्रतिफल की सामान्य दर, पूंजी को उद्योग में औसत रिटर्न लागू करने के लिए लागत को आय के साथ मिलाना, दो तिथियों पर निवल मूल्य में अंतर का पता लगाना। तो उसमें क्या हो जाता है कि आय मापना, इनकम कितनी हुई है ये हमको तभी पता चल पाएगा सही ढंग से जबकि हमें ये पता होगा कि हमारी कॉस्ट कितनी आई है। वही जो टोटल हमारी इनकम आई और कॉस्ट आई उसमें से जब हम जो लेस कर देंगे कॉस्ट को तब हमारे पास पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली इनकम कितनी हुई है किसी भी वर्ष में। तो वो हो जाता है हमारा जो लागत को आय के साथ मिलाना, टू मैच द कॉस्ट विद रेवेन्यू। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन समीकरण का सही रूप है। द करेक्ट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन इज, अभी मैंने आप लोग को बताई सारी इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस बताई थी। यहाँ पर जो दे रखी है एसेट्स माइनस रिसीवेबल्स इज इक्वल टू कैपिटल, एसेट प्लस रिसीवेबल्स इज इक्वल टू कैपिटल, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, एसेट्स प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। तो जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट करिए कि करेक्ट क्या होगा। जो 3 अभी इक्वेशंस मैंने बताई थी उसमें से कौन सी इक्वेशन इसमें मैच कर रही है या कौन सी इक्वेशन करेक्ट होगी, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्व मान्यता सिद्धांत के अनुसार विक्रय राजस्व का लेखा कब किया जाना चाहिए? एज पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, सेल्स रेवेन्यूज शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम व्हेन ऑर्डर इज टेकन फॉर मर्चेंडाइज, ओनरशिप ऑफ गुड्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू बायर, कैश इज रिसीव्ड, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो आपका राजस्व मान्यता सिद्धांत है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल है, उसमें जो विक्रय राजस्व यानी कि जो सेल हम कर रहे हैं उससे जो हमको रेवेन्यू हो रहा है उसको हमें कब रिकॉर्ड करना चाहिए? जब माल के लिए ऑर्डर दिया जाता है, जब माल का स्वामित्व विक्रेता से क्रेता को स्थानांतरित होता है, जब नकद प्राप्त हुआ हो, या फिर इन सारी ही कंडीशन सही है। तो यहाँ पे यह रहेगा कि जब माल का जो स्वामित्व होता है, जो ओनरशिप होती है गुड्स की, वो विक्रेता से क्रेता को ट्रांसफर होती है। जब उस क्रेता के पास वो स्थानांतरित हो जाती है कि ओनरशिप की हाँ ये गुड्स उसके हैं, उस टाइम पर उसका हम लेखा करते हैं कि हाँ विक्रय हुआ है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधारणा के कारण लेखांकन गैर वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड नहीं रख सकता है? ड्यू टू विच कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग डजंट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा ऐसा आपका कॉन्सेप्ट है जिसमें जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा? वो हो जाता है मुद्रा मापन की अवधारणा, यानी कि जो चीजें आप मनी में मेजर ना कर सके उन सारे ट्रांजैक्शन का लेखा हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक आंसर होगा ऑप्शन बी, कि उन्हीं लेन देनों को, उन्हीं चीजों को दिखाया जाता है जो कि सीधे तौर पर हम मेजर कर सके मनी में। ऐसे बहुत से बिजनेस में चीजें होती हैं जो कि मनी में मेजर नहीं की जाती लेकिन बिजनेस को आगे चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
लेकिन उसका लेन देन का लेखा या उन सारी चीजों का लेखा हम अपने जो अकाउंटिंग्स होती है, जो बुक्स बनाते हैं, उसमें नहीं करते। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय के स्वामी को व्यवसाय के लेनदार के रूप में माना जाता है? द ओनर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट? इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जो व्यवसाय का स्वामी है, जो बिजनेस का ओनर है, वो बिजनेस का क्रेडिटर माना जा रहा है। ये कौन सी अवधारणा है? तो ये हो जाएगी जब हम बिजनेस को और उसके ओनर से अलग रखते हैं, जब बिजनेस अलग है हमारा और जो उसका ओनर है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस, क्योंकि कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल बॉडी है, इसलिए वो अलग है। तो वो हो जाती है हमारी जो इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट है वो अलग होगा। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन की उपार्जन अवधारणा के अनुसार किसी भी वित्तीय या व्यावसायिक लेनदेन को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। As per the accrual concept of accounting, any financial or business transaction should be recorded when profit is computed, when balance sheet is prepared, when cash is received or paid, when transactions occur। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जो लेन देन की उपार्जन अवधारणा होगी या उपार्जन जो उसकी एक कॉन्सेप्ट है, संकल्पना है, उसके अनुसार किसी भी लेन देन को कब दिखाया जाएगा या कब उसका लेखा रखा जाना चाहिए। जबकि लाभ की गणना की जाती है, जब आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है, जब नगद प्राप्त या भुगतान होता है, या फिर जब लेन देन होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में आएगा कि जब भी ट्रांजैक्शन होगा, जैसे ही जो उपार्जन अवधारणा है, उसका मतलब मानना ये है कि जैसे ही कोई चीज उपार्जित होती है, कोई चीज जो है, कोई भी ट्रांजैक्शन किया जाता है, उसका लेखा हमको रख लेना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या रहेगा कि जब भी लेन देन होता है तभी उसका हमें रिकॉर्ड रखना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन चक्र में शामिल नहीं है। द अकॉर्डिंग साइकिल डजंट इंक्लूड रिकॉर्डिंग, डिसीजन मेकिंग, क्लासिफिकेशन, इंटरप्रेटिंग। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अकाउंटिंग साइकिल होता है उसमें किन चीजों को शामिल नहीं किया जाता, या उसमें कौन सी ऐसा आपका स्टेप दे रखा है जो शामिल नहीं होगा, कि रिकॉर्डिंग करना, निर्णय लेना, वर्गीकरण करना, विश्लेषण करना। तो रिकॉर्डिंग तो की जाती है, जो लिखे हैं वो रखे ही जाते हैं, साथ ही जो उसका वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वो भी किया जाता है, साथ ही विश्लेषण, इंटरप्रेटिंग भी की जाती है। क्या नहीं किया जाता? डिसीजन मेकिंग नहीं की जाती, हम निर्णय नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर जो हम अकॉर्डिंग साइकिल होता है उसमें निर्णय लेने का काम शामिल नहीं होगा, बाकी सारी चीजें आ जाती हैं। ऐसे क्या क्या इसमें आ जाता है? इसमें आपके आ जाता है कि हम जो ट्रांजेक्शन होते हैं, जो जर्नल फिर बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर ट्रेडिंग अकाउंट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, बैलेंस शीट बनाएंगे, उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो निर्णय लेना है, बुक कीपिंग, डिसीजन मेकिंग है, वो नहीं करेंगे। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक लेखांकन सिद्धांतों की विशेषता नहीं है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। रिजल्ट ओरिएंटेड, फैक्चुअल, प्रैक्टिकल, समराइजिंग। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं उसमें से कौन सी एक जो होगी वो उसकी विशेषता नहीं होगी, कि परिणामों पर आधारित है, तथ्यात्मक है, व्यवहारिक है, सारांश है। तो रिजल्ट ओरिएंटेड भी होते हैं और फैक्चुअल, तथ्यात्मक भी होते हैं, तथ्यों से रिलेटेड होते हैं, व्यवहारिक भी होते हैं, प्रैक्टिकल भी होते हैं, लेकिन सारांश नहीं होते, समराइजिंग नहीं होता, हम आप कुछ भी समराइज नहीं कर रहे होते हैं। सिर्फ हम एक कुछ नियम कह सकते हैं, कुछ अपने एक रूल्स हैं कि इसी के अकॉर्डिंग हमें लेखा रखना है, अकाउंट्स अपने बनाने हैं, वो समराइजिंग नहीं होते, सारांश नहीं होते। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, कि ये जो समराइजिंग होना है, सारांश होना है, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल की विशेषता नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगति परिपाटी के अनुसार लेखांकन सिद्धांत डैश होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी कन्वेंशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड बी कंसिस्टेंट, वेरिएबल, फ्लेक्सिबल, फैक्चुअल। तो जो संगति परिपाटी है, इसका मतलब ये हो जाता है, संगति परिपाटी में रहेगा कि जो भी हम अकाउंट्स अपने रख रहे हैं, जैसे कि व्यवसाय या बिजनेस को भी हम चला रहे हैं तो वो बहुत टाइम तक चलता रहता है। तो हर लेखांकन अवधि में हर साल जो हम अपने अकाउंट्स बना रहे हैं, उनका जो भी प्रिंसिपल का हम यूज कर रहे हैं वो लगातार एक जैसे होने चाहिए, उन्हें बदलना नहीं चाहिए, उनमें चेंज नहीं लाना चाहिए, जिससे कि हमारे जो भी अकाउंट रखे जाए वो एक जैसे रहे, उसमें कोई भी चेंजेस ना आए, एक कंसिस्टेंसी बनी रहे। वो हो जाता है आपका जो कंसिस्टेंसी कन्वेंशन है या फिर संगति परिपाटी। तो एक आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए, कंसिस्टेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन सिद्धांत के तत्व हैं एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इज रिलीवेंस, ऑब्जेक्टिविटी, फैसिबिलिटी, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लेखांकन सिद्धांत होते हैं इनके तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट्स कौन से होने चाहिए उन अकाउंट और प्रिंसिपल्स में जिससे कि उनको आसानी से एक्सेप्ट किया जा सके। जो औचित्यपूर्ण होने चाहिए, रिलेवेंस होने चाहिए। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि रिलेवेंस इसलिए होने चाहिए क्योंकि उनका जो संबंध होता है, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी यूटिलिटी से होता है कि कितने अच्छे से उनका यूज किया जा सकता है, वो इजी है, समझने योग्य है, हम आसानी से अपने प्रिंसिपल को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिविटी उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए कि उनमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, उन पर बिलीव किया जा सके, विश्वसनीय होने चाहिए, एक्यूरेसी हो, जांच किया जा सके आसानी से उनकी, इस तरह के होने चाहिए। तथ्यात्मक आंकड़ों पर आधारित हो, और फिर आपका व्यवहारिकता आ जाएगा, फैसिलिटी यानी कि लाभप्रद होने चाहिए, प्रॉफिटेबल होने चाहिए, जिनको हम एक्चुअल में ऐसा दृष्टिकोण उनका होना चाहिए जिसको हम एक्चुअल में ला सकें या फिर बना सकें, उनके अकॉर्डिंग अपने खातों को, अपने जो हमारे बना रहे हैं हम उनको अकाउंट्स को रख सकें। ये तीनों ही एलिमेंट्स होने चाहिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल में। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लेखांकन सिद्धांत की सीमा नहीं है? Which of the following is not a limitations of accounting principles? Recording of only monetary form of events, lack of common views, both A and B, none of these. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या जो है वो लेखांकन सिद्धांत की एक सीमा नहीं है, लिमिट्स नहीं है। तो केवल मौद्रिक घटनाओं का लेखा होता है, करेक्ट है। इसमें ज्यादातर जो उन्हीं लेन देनों का लेखे की बात होती है जो कि मेजर किया जा सके, जिनको मनी में जो आपके मौद्रिक रूप से है इनका मापन हो सके, उनको ही शामिल किया जाता है। एक मत का अभाव है, करेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे हैं, बहुत अलग अलग हैं, एक दूसरे के कभी कभी विपरीत भी होते हैं, तो वहां पर ये रहता है कि उनको एक साथ एक जैसा एक हमेशा होना जरूरी नहीं होता, इसलिए रहता है कि सबका अलग अलग उससे व्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी दोनों ही करेक्ट हो जाएगा, तो एक आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। अंकेक्षण होता है, उसको नियंत्रित करने के आधारभूत सिद्धांत कौन से होते हैं? बेसिक प्रिंसिपल्स विच गवर्न ऑडिटिंग इज डैश, इंडिपेंडेंस, एक्यूरेसी, स्किल एंड कॉम्पिटेंस, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो ऑडिटिंग होती है, अंकेक्षण होता है, उसको नियंत्रित करने के लिए या उसको चलाने के जो आधारभूत सिद्धांत हैं उसमें से कौन सा होगा? कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, जो ऑडिटर होता है वो संस्था से अलग होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तभी वो अपने काम को अच्छे लगा सही ढंग से फ्री होकर के कर पाएगा, किसी का प्रभाव नहीं होगा उस पर या किसी के दबाव में वो नहीं होगा। गोपनीयता बहुत इंपॉर्टेंट है, गोपनीय होना, जिससे कि वो सही ढंग से चेक कर सके सारे अकाउंट्स जो भी संस्था ने बनाए हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो गोपनीय रहनी चाहिए, जिससे कि कोई किसी तरह का फ्रॉड ना कर सके। कौशल और क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक स्किल होती है, ये उसकी एक जो ऑडिटिंग होती है या जो ऑडिटर बनता है तो उसके लिए एक आपका कोर्स होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, तो पूरी तरह से उसको चीजें पता होती है, नॉलेज होती है कि कैसे क्या काम किया जाता है, तो यहाँ पर स्किल एंड कॉम्पिटेंस भी रहता है। तो ये तीनों ही क्या होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं ऑडिटिंग के। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अंकेक्षक किसके हितों की रक्षा करता है? ऑडिटिंग safeguards the interest of the dash, owners, creditors, investors, all of these। एक तरह से इस क्वेश्चन को इस तरह से आप ले सकते हैं कि जो ऑडिटिंग होती है, जो अंकेक्षण होता है, वो किसके लिए इम्पोर्टेंस होता है या उसकी महत्वपूर्णता किसके लिए होती है? तो यहाँ पर स्वामी के लिए भी होती है, ओनर्स के लिए भी होती है, कि जो भी उन्होंने अकाउंट्स बनाए हैं, जो भी अकाउंट्स रखे गए हैं संस्था में, उससे उन्हें ये पता चल जाता है ऑडिटिंग से कि उसमें किसी भी तरह का कोई फ्रॉड नहीं किया गया है। साथ ही क्रेडिटर्स जो लेनदार होते हैं उनको भी ये रहता है कि जो भी उन्होंने धनराशि दी है, जो भी उन्होंने पैसे लगाए हैं, एक संस्था में इन्वेस्ट किया है, वहां पर वो सुरक्षित है उनका पैसा। और साथ ही जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो निवेशक होते हैं, उनको भी बेनिफिट रहता है। तो ये तीनों की ही हितों की रक्षा हो जाती है जब ऑडिटिंग का काम होता है। और अगर ऑडिटर जो होता है अपनी क्लीन रिपोर्ट देता है तो उससे उनको ये रहता है कि हाँ, संस्था में जो भी पैसे लगाए गए हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया है, जो भी काम किया जा रहा है, वो पूरी तरह से सही है, किसी भी तरह का कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। तो इन तीनों के ही हितों की रक्षा हो जाती है। तो एक आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वास्तविकता से अधिक लाभ दर्शाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? Which of the following is objective of showing of profit
मोर देन एक्चुअल, यानी कि जो अकाउंट्स रखे गए हैं, जो खाते बनाए गए हैं, उसमें जो प्रॉफिट दिखाया गया है वो जितना एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है उससे ज्यादा दिखा रहे हैं अकाउंट। तो ऐसा क्यों किया जाता है या उसका क्या उद्देश्य होता है? टू शो ऑफ देयर एक्सैगरेटेड एफिशिएंसी, टू कन्वर्ट ब्लैक मनी इनटू व्हाइट, टू एनहांस द प्रेस्टीज एंड स्टेटस ऑफ द कंपनी। तो क्वेश्चन में जो कह रहा था कि क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं ज्यादा प्रॉफिट दिखाने के, कि जितना नहीं हमें लाभ हुआ है उससे ज्यादा अकाउंट दिखा रहे हैं। तो ये भी होता है कि हम अपनी कुशलता ज्यादा दिखाना चाह रहे होती है जो संस्था होगी, कि हाँ हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, हम एक अच्छी सिचुएशन में, एक अच्छी स्टेटस पे हैं। साथ ही अपने जो भी उनके कि कोई उस तरह की धनराशि उन्होंने अर्जित करी है जिसका वो सोर्स नहीं बता सकते हैं, तो उस मनी को, जो ब्लैक मनी, उसको व्हाइट में कन्वर्ट भी करने के लिए वो अधिक लाभ दिखा सकते हैं। या फिर जो अपनी जो संस्था है उसकी गुडविल अच्छी करने के लिए, कि हाँ इस टाइम, इस वर्ष या इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा प्रॉफिट अच्छा हुआ है, जिससे कि जो बाकी के इन्वेस्टर्स हैं वो अट्रैक्ट हो सके उनमें इन्वेस्ट करने के लिए, इससे उनकी शेयर्स की वैल्यू बढ़ सके मार्केट में, इसलिए भी कर सकते हैं। जो तीनों ही रीजंस हो जाते हैं, तीनों ही ऑब्जेक्ट होंगे, तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। और सेम ऐसे ही इसकी अपोजिट सिचुएशन भी हो सकती है कि निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य लाभ को वास्तविकता से कम दिखाना है, कि जब प्रॉफिट जितना हुआ है उससे कम प्रॉफिट हम दिखा रहे हैं, तो ऐसा किस सिचुएशन में हम कर सकते हैं, या ऐसा करने के हमारे क्या ऑब्जेक्ट होंगे, क्या उद्देश्य होंगे, क्या पर्पस होगा। प्रतिस्पर्धियों को धोखा देना, करों से बचने के लिए, लाभांश की दर को उचित दिखाने के लिए, या फिर ये सभी, यानी कि टू डिसीव द कंप्लीटर, टू एवेड टैक्स, टू जस्टिफाई द लो रेट ऑफ डिविडेंड, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो जब हम प्रॉफिट को कम दिखाते हैं जितना एक्चुअल में हमको हुआ होगा, ऐसा करने का ऑब्जेक्ट रहता है कि हम अपने कंपटीटर्स से जो है, कभी कभी ये रहता है कि कंपटीटर को अब सही ढंग से हम नहीं पता चलने देना चाहते हैं कि क्या हमारी एक्चुअल में स्ट्रेंथ है, या क्या हम एक्चुअल किस पोजीशन पे है, जिससे कि आगे जो भी हम चीजें लेकर के आ रहे हैं, जो भी स्ट्रेटेजीज हमने बनाई है उसका अंदाजा वो ना लगा सके। ऐसा इसलिए भी किया जा सकता है, या फिर करों से बचने के लिए, जो आपका इनकम होती है, नेट आपका निकल करके आएगी इनकम, उसी पर टैक्स लगता है। तो कभी कभी इनकम को भी कम दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है कि हम अपने प्रॉफिट को कम दिखाते हैं, जिससे कि हमें कम टैक्स देना पड़े। लाभांश की कम दर को उचित ठहराने के लिए, कि जो भी हमने डिविडेंड रेट रखा है, तो कि जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, उनका पहले से तो डिसाइड नहीं होता है कि उनको कितने परसेंट मिलना है। तो जितना प्रॉफिट होता है उसी के अकॉर्डिंग जो डिविडेंड का रेट होता है वो डिसाइड किया जाता है। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनका पहले से प्री डिसाइडेड रहता है। आपने देखा होगा जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर्स में आगे एक आपकी रेट लगी रहती है कि इस रेट से डिविडेंड दिया जाएगा। डिबेंचर्स में भी इंटरेस्ट रेट लगा रहता है साथ में, पहले से ही निर्धारित होता है, फिर डिसाइडेड होता है। लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनका पहले से डिसाइड नहीं होता है, तो कभी कभी उनको लाभांश कम दर से देने के लिए, डिविडेंड कम रेट से देने के लिए भी जो संस्था होती है वो कम प्रॉफिट को दिखाती है, जिससे कि उन्हें डिविडेंड कम देना पड़े। या अगर उन्होंने जो भी कम रेट रखा है तो उसे वो जो भी साधारण सभा होती है, एनुअल मीटिंग्स होती है, वहां पर जस्टिफाई ठहरा सके कि हाँ हमने इतना कम रखा है क्योंकि हमें प्रॉफिट कम हुआ था। तो ये तीनों ही ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंकेक्षण की एक सीमा है? Which of the following is the limitation of auditing? Audit is not a guarantee of 100% truth. The auditor only expresses his opinion. Auditing is not a conclusive proof of workers' honesty. All of these. तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जो आपके जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ऑडिटिंग, जो अंकेक्षण होता है उसकी एक सीमा है, उसकी एक लिमिटेशन है। तो पहला क्या दे रखा है कि ये जो अंकेक्षण होगा वो 100% ये नहीं बताता है, या अंकेक्षण हो गया है तो 100% ये नहीं कह सकते कि जो भी अकाउंट्स रखे गए थे वो पूरी तरह से एक्यूरेट हैं, सही है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि अगर जो भी लेखे रखे गए हैं, तो कुछ जो प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड करी थी तो वहाँ पर मैंने एरर्स के बारे में बताया था, तो कुछ ऐसी एरर्स होती हैं जिसे नहीं पकड़ा जा सकता है। तो वहाँ पर अगर स्टार्टिंग में जो हमने बुक कीपिंग के टाइम से ही अगर कोई गलती कर दी है तो उसको पकड़ना आसान नहीं होता है, जो अकाउंट्स होंगे उससे। उस तरह की गलतियों को, उस तरह की भूल को, उस तरह की अशुद्धियों को, एरर्स को नहीं पकड़ा जा सकता है। इसलिए नहीं कह सकते हम कि ऑडिट होने के बाद भी कि जो अकाउंट्स हैं वो पूरी तरह से 100% करेक्ट ही हैं। अंकेक्षक केवल अपनी राय व्यक्त करता है, बिल्कुल, कि जो अंकेक्षक होता है जो अपनी अंकेक्षण रिपोर्ट देता है, जो अपनी उसकी ऑडिट रिपोर्ट होती है, उसमें सिर्फ वो अपनी ये राय देता है कि उसके अनुसार जो उसने जो आपने अकाउंट्स रखे थे, आपने जो बुक्स बनाई थी,
उसके अनुसार उन बुक्स की स्थिति क्या है। वो पूरी तरह ये नहीं कहता है कि हाँ हम जो है सारी बुक्स जो रखी गई हैं 100% सही है। वो ऐसा अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखता। वो ये लिखता है कि मेरे अनुसार क्या है, क्या सिचुएशन है, या अगर कुछ उसे प्रॉब्लम लग रही है, कुछ गलत लग रहा होता है तो वहां पर भी वो उस चीज को मेंशन करता है अपनी रिपोर्ट में। तो यहाँ पर जो आपका ऑडिटर होगा वो केवल अपनी एक राय देता है। अंकेक्षक श्रमिकों की ईमानदारी का निर्णायक प्रमाण नहीं है। वो ये नहीं बता सकता है कि जो भी वर्कर्स हैं उन्होंने वो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है, उन्होंने ऑनेस्टी से रखे होंगे। अगर अगर कंपनी के सब लोगों ने मिल करके कोई फ्रॉड किया है तो उसको पकड़ नहीं पाएगा जो ऑडिटर होगा। कुछ जितने भी वाउचर्स होंगे या जो कुछ भी होगा सब अगर अवेलेबल है, अगर वो जाली भी है, नकली भी है और अवेलेबल है, तो भी जो ऑडिटर होगा वो नहीं पकड़ सकता, क्योंकि वो उन्हीं से ही जांच करता है, उन्हीं से ही चेक करता है अकाउंट्स को। तो अगर सबने मिल करके कोई बहुत बड़े पैमाने पर फ्रॉड हुआ है तो ऑडिटर उसे नहीं पकड़ पाएगा। तो यहाँ पर क्या रहता है कि ये तीनों ही क्या हो जाती हैं, ऑडिटिंग की सीमाएं होती हैं, लिमिटेशंस होंगी। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत अंकेक्षण होता है। Continuous audit is carried on at the end of the year, at the mid of the year, for the whole year, none of these। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कंटिन्यूस ऑडिट होता है, ऑडिट बहुत तरह का होता है। जो कंटिन्यूस ऑडिट होता है वो कब तक के लिए होता है, वर्ष के आखिर में होता है या वर्ष के बीच में होगा या पूरे साल भर का होता है। तो जो सतत अंकेक्षण होता है वो नाम से क्लियर हो रहा है, कंटिन्यूस, वो पूरे वर्ष भर चलता रहता है, पूरे साल भर चलता रहता है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत अंकेक्षण के लिए उपयुक्त है बड़े संस्थानों के लिए, छोटे संस्थानों के लिए, सामान्य संस्थानों के लिए, इनमें से कोई नहीं। कंटिन्यूअस ऑडिट इज सुटेबल फॉर बिग इंस्टीट्यूशन, फॉर स्मॉल इंस्टीट्यूशन, फॉर जनरल इंस्टीट्यूशन, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सतत अंकेक्षण होता है वो किस तरह की इंस्टीट्यूशंस के लिए उपयुक्त रहता है। तो वर्ष भर चलेगा तो उसी संस्था में, उसी ऑर्गेनाइजेशन में ही तो आप साल भर ऑडिट चला पाएंगे ना। जो काफी बड़ी होगी, जहाँ पर अकाउंट्स वगैरह बहुत ज्यादा रखे जा रहे हैं, जहाँ पर अकाउंटिंग का काम बहुत ज्यादा हो रहा है, पूरा एक अलग डिपार्टमेंट है वहाँ पर अकाउंटिंग का, तो वहीं पर आपको क्या होगा, लगातार अपने खातों की जांच करने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि एक साथ अगर सारी खातों की जांच होगी तो हो सकता है उसमें बहुत संभावना है, बहुत प्रॉबिलिटी है कि 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं हो पाएगी, 100% 90% के साथ भी नहीं हो पाएगी। इसलिए क्या रहता है कि वहाँ पर कंटिन्यूअस ऑडिट जो होता है वो सही सुटेबल रहता है, सही भी रहता है। दूसरी बात ये भी रहती है कि बड़ा इंस्टीट्यूशन होगा तो साल भर अगर कोई ऑडिटर है आपका, साल भर के लिए आप उसे हायर कर रहे हैं तो उसको आपको पेमेंट भी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो बड़ा इंस्टीट्यूशन जो होगा तो जो उसके एक्सपेंसेस है उसको वो आसानी से बेयर कर पाएगा। जो छोटा इंस्टीट्यूशन होगा वो उसे बेयर नहीं कर पाएगा, वो उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट की तरह हो जाएगा। इसलिए ये जो सतत अंकेक्षण होता है वो बड़े संस्थानों के लिए, जो लार्ज स्केल पर इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके लिए सुटेबल होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम लाभांश की घोषणा में सहायक सिद्ध होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव्स हेल्पफुल इन डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, पीरियडिकल ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट, ऑल अबव। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि इसमें से कौन जो होगा वो जो इंटरिम डिविडेंड हम होता है, वो जो इंटरिम डिविडेंड होता है, जो अंतरिम लाभांश होता है, उसकी घोषणा करने में, उसको डिक्लेयर करने में हेल्पफुल होता है। इंटरिम डिविडेंड होता क्या है, जो वर्ष के जो दो लेखांकन वर्ष होते हैं, जो दो फाइनेंशियल ईयर होते हैं, उनके बीच में जब हमें डिविडेंड को कभी डिक्लेयर करना होता है, डिविडेंड की घोषणा करनी पड़ती है, वो हो जाता है हमारा इंटरिम डिविडेंड, यानी कि जो वर्ष के मध्य में घोषित किया जाता है वो हो जाता है इंटरिम डिविडेंड। तो यहाँ पर उसको डिक्लेयर करने के लिए कौन हेल्पफुल होता है, यानी कि आवधिक अंकेक्षण हो जाएगा या फिर अर्ध चिट्ठा अंकेक्षण या फिर सतत अंकेक्षण या फिर ये सभी। तो वहां पर जो सतत अंकेक्षण हो रहा है यानी कि कंटिन्यूअस ऑडिट हो रहा है वो बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि जब भी हमें उसके डिक्लेयर करने की आवश्यकता होती है, घोषणा करनी पड़ती है, उस टाइम तक हमारे जितने अकाउंट्स हैं बने हुए वो सब क्या होते हैं, ऑलरेडी ऑडिट किए हुए होते हैं, क्योंकि वहां पर लगातार ऑडिटिंग का काम चल रहा है। तो ऑडिट किए हुए होते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि वर्ष के मध्य में ही हम अपने जो भी लाभांश है उसकी घोषणा आसानी से कर पाए, क्योंकि हमें ये पता होता है कि जो भी अकाउंट्स अभी हमारे प्रॉफिट को दिखा रहे हैं वो पूरी तरह से सही है। इसलिए आसान हो जाता है हमारे लिए अंतरिम लाभांश की, इंटरिम डिविडेंड की घोषणा करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर ऑडिट का नुकसान नहीं है या उसकी हानि नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिसएडवांटेज ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट, पॉसिबिलिटी ऑफ अल्टरेशन इन फिगर्स, इनकन्वीनियंस ऑफ वर्क, सीक्रेट पैक्ट विद एम्प्लॉयर, इंटेंसिव चेक ऑफ अकाउंट्स। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन सी जो आपका सतत अंकेक्षण होता है उसकी हानि नहीं है, नुकसान नहीं होता, उसका डिसएडवांटेज नहीं होगा।
कि आंकड़ों में बदलाव की संभावना, कि जो भी अकाउंट्स हमने बनाए हैं उसमें जो हमने रखे हैं आंकड़े अपने, उनमें चेंजेस हो सकते हैं। तो ये आपका एक नुकसान है कि जो है जब लगातार उसमें जो है ऑडिट हो रहा है, तो आपने जो पहले का ऑडिट आप कर चुके हैं उसमें अगर किसी तरह का अब चेंज कर दिया जाएगा तो आपको नहीं पता चल पाएगा। काम की असुविधा भी होती है कि जब बीच-बीच में जो भी अकाउंट रखे जा रहे हैं, बनाया जा रहा है और जो ऑडिटर आ रहे हैं या उनके साथ के जो लोग आ रहे हैं वो बार-बार बीच में ऑडिट कर रहे हैं, तो वहाँ पर सब चीज़ों को मेंटेन करके रख पाना आसान नहीं होता है। कर्मचारियों के साथ गुप्त समझौता, इसमें ये रहेगा कि जो ऑडिटर है उसका बार-बार जो कर्मचारी वहाँ पर हैं, जो ऑलरेडी अकाउंट डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ क्या होता है आपस में मिलना-जुलना होता है। तो अगर आपस में कोई साठगांठ कर ली जाती है या आपस में कोई एग्रीमेंट कर लिया, समझौता कर लिया, ऑडिटर भी उनके साथ मिल गया या ऑडिटर के साथ के लोग उनके साथ मिल गए, तो फिर संस्था के लिए बहुत नामुमकिन हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा ये पता लगाना कि किस तरह का कोई फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ। क्योंकि जो ऑडिटर होगा या उसके साथ के लोग होंगे वो इस चीज़ को नहीं पता लगने देंगे, ना ही वो अपनी रिपोर्ट में इसको मेंशन करेंगे। इसलिए क्या रहता है कि अगर सतत अंकेक्षण हम करवा रहे हैं, कंटिन्यूअस ऑडिट करवा रहे हैं, ऑडिटर से बार-बार लोग मिल रहे हैं, तो वहाँ पर आपस में समझौता होने की भी संभावना रहती है। तो ये हो जाएंगी, ये तीनों ही हो जाते हैं जो नुकसान होंगे, जो सतत अंकेक्षण है उसके। लेकिन खातों की गहन जांच जो है, यानी कि इंटेंसिव चेक ऑफ अकाउंट्स है, ये उसकी एक नुकसान नहीं है बल्कि उसका एक बेनिफिट है, उसकी एक एडवांटेज है, उसका एक लाभ है। जब लगातार सतत अंकेक्षण चलता रहता है, लगातार अंकेक्षण होता रहेगा, वहाँ पर ये रहेगा कि जो अकाउंट्स हमने बनाए उसकी डीपली बहुत अच्छे से जांच हो जाती है कि किसी भी तरह की कोई छोटी सी भी गड़बड़ी होती है तो फौरन पकड़ में आ जाती है। ये उसकी एक बेनिफिट है, ना कि डिसएडवांटेज। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंकेक्षण छोटे उद्यमों के लिए उपयुक्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑडिट इज सुटेबल फॉर स्मॉल कंसर्न? कंटिन्यूअस ऑडिट, पीरियोडिकल ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट, बोथ बी एंड सी। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो ऑडिट का टाइप है वो छोटे जो उपक्रम होते हैं और जो स्मॉल बिजनेस होते हैं उसके लिए अच्छा रहता है, उसके लिए सही रहता है। तो यहाँ पर जो आवधिक अंकेक्षण होता है जो वर्ष के अंत में कराया जाता है, और या फिर जो बैलेंस शीट ऑडिट होता है यानी कि जो आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाई जाती है, उसका ऑडिट होता है। ये दोनों ही क्या होते हैं, जो एक स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं या जो छोटे बिजनेस होते हैं उनके लिए उपयुक्त रहते हैं। तो एक आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यवसाय के खातों के केवल एक भाग की जांच की जाती है तो इसे कहा जाता है? इफ ओनली a part of the accounts of a business are examined, it is termed as casual audit, standard audit, partial audit, interim audit। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर बिजनेस जो हो रहा है, कोई व्यवसाय है, उसके किसी एक ही भाग की अगर हम जांच कर रहे हैं, किसी एक ही हिस्से की अगर हम जांच कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, तो वो किस तरह का ऑडिट कहलाता है? तो वो हो जाता है आंशिक अंकेक्षण या फिर पार्शियल ऑडिट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकेक्षण कार्यक्रम का आवश्यक गुण कौन सा है? Which is the essential quality of an audit program? Division, fixing responsibility, review, flexibility। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाता है, क्योंकि ऑडिट करने से पहले उसका ऑडिट प्रोग्राम बनाता है ऑडिटर, जिसमें कि कौन कौन से काम करने हैं, किस तरह से करने, उसकी पूरी एक योजना तैयार की जाती है, वो हो जाता है ऑडिट प्रोग्राम। तो उस ऑडिट प्रोग्राम के कौन से आवश्यक गुण होता चाहिए, उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो उसमें होनी चाहिए कि अलग-अलग भागों में बनाया जाए, उसमें सारी जो उत्तरदायित्व हैं वो निर्धारित हों, समीक्षा की जाए या फिर लचीलापन। तो इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है, वो किसी भी ऑडिट प्रोग्राम में होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसी लचीलेपन की वजह से जो आवश्यकता अनुसार जब भी जरूरत पड़ेगी तो अपने प्रोग्राम में कोई भी चेंजेस कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नई संस्था के अंकेक्षण से पहले कौन से कार्य किए जाते हैं? Before the audit of a new institution is dash, scope is determined, nature of the institution is studied, methods of accounting are studied, all of the above। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भी नए इंस्टीट्यूशन की कोई नई संस्था है, वहां पर ऑडिट करने से पहले कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो देखी जाएंगी? तो ये देखा जाता है कि जो भी बिजनेस है उसका स्कोप क्या है, क्षेत्र क्या है, वो निर्धारित किया जाता है। किस प्रकार का है, कि उसकी प्रकृति क्या है, कि आपका पार्टनरशिप है या फिर कंपनी है, फर्म है, किस तरह का बिजनेस है, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। उसके बाद मेथड ऑफ अकाउंटिंग, किस तरह के जो मेथड अकाउंटिंग जो करी गई है, जो अकाउंट्स रखे गए हैं, अकाउंटिंग का काम जो किया गया है उसके प्रिंसिपल्स क्या थे, किस मेथड पर रखी गई है, डबल एंट्री सिस्टम है, सिंगल एंट्री सिस्टम है, किस तरह से अकाउंट्स रखे जाते हैं, ये सारी चीजों को देखती है।
तो इसमें तीनों ही चीजें आ जाएंगी। जो ऑर्केचर किया जाता है, ऑडिट किया जाता है, तो उससे पहले इन तीनों पर ही ध्यान दिया जाएगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकेक्षर कार्यक्रम होना चाहिए, लिखित, मौखिक, संक्षिप्त, इनमें से कोई नहीं। जो ऑडिट प्रोग्राम होता है वो किस तरह का होना चाहिए? ऑडिट प्रोग्राम शुड बी रिटन, वर्बल, ब्रीफ, नॉन ऑफ दीज। तो जो ऑडिट प्रोग्राम होता है उसको लिखित में होना चाहिए, रिटन फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि जिससे ये पता चल सके कि कौन सा काम किस तरह से कब कब करना है, क्या चीजें छुट्टी तो नहीं जा रही। क्योंकि अगर हम कुछ चीज लिख रहे होते हैं तो वहां पर हमारा एक एक चीज होता है, पॉइंट क्लियर रहता है कि कौन सी चीजें हैं और कौन सी चीजें हम लिखना भूल गए हैं, या कौन से काम हमने अभी नहीं किए हैं, कौन से करने बाकी हैं। तो वो आपका अगर रिटर्न में होगा तो आप आसानी से उस चीज को जान पाएंगे। तो रिटर्न फॉर्म में होना इम्पोर्टेंट होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्देश्य के लिए एक अंकेक्षर कार्यक्रम तैयार किया जाता है। एन ऑडिट प्रोग्राम इज चार्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग पर्पस: for incoming and outgoing of auditors, for routine checking, for outline the whole procedure of audit, for inspection of branches of company। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाता है वो किस उद्देश्य को ध्यान में रख करके बनाया जाता है, या फिर किस उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। क्योंकि जो अंकेक्षक होगा उसके जो इनकमिंग और आउटगोइंग यानी कि वो किस कार्य को करेगा या किस तरह से करेगा उसके लिए, नियमित जांच करने के लिए, जो अंकेक्षण है उसकी प्रक्रिया की एक रूपरेखा के लिए, या फिर कंपनी की शाखाओं के निरीक्षण के लिए। तो ऑडिट प्रोग्राम किस लिए बनाया जाता है? अभी जैसे मैंने बताया कि जो जितना भी हमें काम करना है उसकी एक आउटलाइन तैयार कर लेना, जिससे कि हम आसानी से जान सकें कि हमें क्या क्या काम करने हैं। चेकलिस्ट भी कर सकते हैं वहां पर कि हम चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से काम हम कर चुके हैं, कौन से काम और करने बाकी हैं। तो यहाँ पर क्या होती है, एक आउटलाइन तैयार होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकेक्षर कार्यक्रम में अंकेक्षर कार्य योजना बनाई जाती है। इन ऑडिट प्रोग्राम ऑडिट वर्क प्लानिंग इज डन बाय अकाउंट स्टाफ, ऑडिट स्टाफ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ऑडिट प्रोग्राम बनाया जा रहा है तो उसमें जो ऑडिट का काम जो है हम नोट डाउन कर रहे हैं कि क्या क्या हमें करना है। वो जो योजना पूरी तैयार की जा रही है, प्लानिंग करी जा रही है, वो किसके द्वारा की जाती है? जो अकाउंटिंग स्टाफ होता है यानी लेखांकन विभाग के जो स्टाफ होगा उसके द्वारा, या फिर जो ऑडिटर का स्टाफ होता है, जो अंकेक्षक का अपना स्टाफ होता है उसके द्वारा, जो निदेशक मंडल होता है उसके द्वारा, या फिर जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, प्रबंधक और संचालक होगा उसके द्वारा। तो यहाँ पर जो ऑडिट प्रोग्राम तैयार किया जाता है वो ऑडिटर के जो स्टाफ होता है उसके द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि ये उनका ही अपना काम होता है, तो इसलिए वही इसको तैयार भी करते हैं। तो यहाँ आपका एक आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑडिट स्टाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिट नोटबुक में शामिल है। ऑडिट नोटबुक कंटेन्स date of references, detail of work done, list of unobtained and incomplete vouchers, all above। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ऑडिट नोटबुक बनाई जाती है उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, संदर्भ की डेट्स की, या फिर जो कार्य किया गया उसकी डिटेल का विवरण होता है सारा, अपर्याप्त एवं अपूर्ण प्रमाणकों की सूची होती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो ऑडिट नोटबुक होती है उसमें इन तीनों ही चीजों को रखा जाता है कि जो रेफरेंस डेट्स होती हैं, जितना कार्य किया गया उसका डिटेल्स भी होती है, साथ ही जो वाउचर्स इनकम्प्लीट होते हैं उनकी एक डिटेल सूची भी होती है कि इन वाउचर्स की कंप्लीट नहीं है तो इनसे जो एंट्रीज की गई है उसको चेक करना, किस तरह से चेक करना है, ये सारी चीजें हैं। तो इसमें सारी ही चीजें आ जाती हैं जो ऑडिट नोटबुक होगी उसमें। तो एक आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। वित्तीय स्थिति प्रदान करने वाला वित्तीय विवरण है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल पोजीशन इज बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। तो जो वित्तीय स्थिति प्रदान करने वाला, एक कंपनी में बहुत से अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जर्नल बनाते हैं, हम लेजर बनाते हैं, मेमोरेंडम अकाउंट बनाते हैं, पीएनएल बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। उसके बाद हम फंड फ्लो स्टेटमेंट है, रेशियो एनालिसिस है, कैश फ्लो है, बजटन है, बहुत सी चीजें आती हैं जो उसमें आगे हम करते हैं। अपने बिजनेस में एक चीज तो हम ये पता करने के लिए कि करेंट में स्टेटस क्या है हमारे बिजनेस का, क्या फाइनेंशियल स्थिति है हमारे बिजनेस की, और उसके बाद ये देखने के लिए कि क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या वेरिएंसेस आए हैं, कहाँ कहाँ पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि और ज्यादा हम प्रॉफिट को बढ़ा सके और ज्यादा एफिशिएंसी के साथ हम काम कर सकें। यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो वित्तीय स्थिति प्रदान करने की यानी कि एक करेक्ट सिचुएशन बताता है आपके बिजनेस की, वो कौन सा स्टेटमेंट होता है? आर्थिक चिट्ठा होता है, आय विवरण होगा, रोकड़ प्रवाह विवरण, या फिर कोष प्रवाह विवरण। तो जो आपका रोकड़ प्रवाह विवरण होता है वो सिर्फ ये बताता है कि कैश का कहाँ कहाँ यूज किया गया है और कहाँ कहाँ से कैश आई है, कैश के इनफ्लो और कैश के आउटफ्लो को बताता है।
जो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें आपकी अलग अलग तरह की इन्वेस्टिंग होती हैं एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो जाती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाती हैं, और साथ ही जो कोस्ट प्रभाव विवरण होता है वहां पर हम वर्किंग कैपिटल को लिए ज्यादा देखते हैं कि क्या वर्किंग कैपिटल हमारी आई है, क्या चेंजेस आए, कहाँ से हमको फंड्स मिले हैं, कहाँ कहाँ फंड्स का हमने यूज किया। लेकिन जो करेक्ट स्थिति को बताएगा वो हो जाता है हमारा आर्थिक चिट्ठा, बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट एक तरह से आपकी एक समरी पूरी होती है जितने भी अकाउंट्स आपने बनाए होते हैं उसकी। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो होगा, जो आपके बिजनेस की सही फाइनेंशियल स्टेटस को बताएगा, वो हो जाता है बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी कंपनी की पूरी संरचना का हिस्सा है? Which of the following options is a part of the capital structure of a company? Short-term borrowings, accounts payable, equity share, none of the above. तो क्वेश्चन में जो आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो किसी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है उससे जुड़ा है या उसका एक हिस्सा होता है। तो आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है, ऐसे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जिसमें आपकी इक्विटी आ जाती है, आपकी जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं वो आती हैं। तो यहाँ पर जो आपकी शॉर्ट टर्म दे रखी है या फिर जो आपके अकाउंट्स पेएबल हैं वो इसका हिस्सा नहीं होंगे। जो इक्विटी शेयर्स हैं, समता अंश है, वो इसका हिस्सा होंगे। इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, जो आप डिवेंचर होते हैं, जो लॉन्ग टर्म लोन्स आप लेते हैं, वो सब इसमें आते हैं। तो यहाँ पर एक आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त में से कौन सा कारक किसी फर्म की पूंजी संरचना को निर्धारित करने में सहायता करता है? Which of the above factors helps to determine the capital structure of a firm? Government policies, degree of control, cost of capital, all of the above. क्वेश्चन में जो कह रहा है कि इसमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं किसी फर्म का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसको निर्धारित करने में, उसको ये डिसाइड करने में कि कितनी हमारी इक्विटी शेयर्स रहेगी, कितना हम डिबेंचर्स लेंगे, कितने हम लॉन्ग टर्म लोन्स लेंगे, उसको डिसाइड करने में हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पर सरकार की नीतियां होंगी या फिर जो नियंत्रण है उसको कि किस लेवल तक, किस डिग्री तक हमें कंट्रोल करना है। पूंजी की लागत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पर ये तीनों ही चीजें आ जाती हैं, इन तीनों को ही ध्यान में रखा जाता है जब हम ये डिसाइड कर रहे होते हैं। ये तीनों ही फैक्टर इफेक्ट डालते हैं जो आपकी कंपनी के स्ट्रक्चर होगा कैपिटल का, उसके ऊपर कि गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर है, लोन से रिलेटेड है कि कितने परसेंट पे लोन मिलना है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना डिसाइड करना पड़ता है। जो नियंत्रण है, कंट्रोल भी इम्पोर्टेंट है, और साथ ही जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि जिस तरह का स्ट्रक्चर आप रखना चाह रहे हैं उसकी कैपिटल की कॉस्ट कितनी आ रही है, क्योंकि उस पूंजी की भी अपनी लागत होती है जिसको निकाला जाता है। आगे जो वीडियोस आएंगी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके रहेंगे और साथ ही काफी इंपॉर्टेंट भी है, तो उसको मैं इंक्लूड करूंगी। तो यहाँ पर जो आपसे पूछ रहा है, तो पूंजी की लागत की अगर बात करें तो इक्विटी शेयर्स की भी होती है, जो रिटेन अर्निंग होती है उसकी भी निकाली जाती है, डिबेंचर्स की भी निकाली जाती है। उसमें भी आपकी दो तरह की रहती है, रिडीमेबल और इरिडीमेबल, जो शोधनीय होते हैं और जो अशोधनीय होते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की भी निकाली जाती है पूंजी की लागत, सबकी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर जो है तीनों ही फैक्टर इफेक्ट डालते हैं एक कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाने में। तो एक आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संगठन में अंशधारकों की संपत्ति का प्रतिनिधित्व निम्न द्वारा किया जाता है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन द शेयर होल्डर्स वेल्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय द सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज, द मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर्स, द बुक वैल्यू ऑफ ए फर्म्स एसेट, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो वहां पर शेयर होल्डर्स फंड है या उनकी जो वेल्थ है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, किस चीज का प्रतिनिधित्व करती है? कर्मचारियों को जो वेतन दिया जाता है, या फिर किसी अंश का जो बाजार मूल्य है उनके, या फिर फर्म की संपत्ति का पुस्तक मूल्य। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि जो अंशधारकों की संपत्ति है, शेयर होल्डर्स वेल्थ होती है, क्योंकि आपको पता ही है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है उसके जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें ये रहता है कि इस तरह से काम किया जाए कि शेयर होल्डर्स वेल्थ को बढ़ाया जा सके, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ होता है इसका ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, कि मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर, कि जो अंशधारकों की संपत्ति होती है उसका प्रतिनिधित्व कैसे किया जाता है कि जब जो उसके अंश का क्या बाजार मूल्य है, क्या मार्केट प्राइस है। एक तो आपकी नॉमिनल वैल्यू होती है, फेस वैल्यू होती है, मार्केट प्राइस होता है, एक अंश का मूल्य कई तरह का होता है। तो यहाँ पर जो मार्केट प्राइस है वो डिसाइड करता है कि अंशधारकों की वेल्थ क्या है, क्योंकि अगर ज्यादा अच्छे अंश का बाजार मूल्य ज्यादा होगा तो वहां पर ये चीज रहती है कि जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन, उसकी गुडविल भी अच्छी है, मार्केट में उसकी
पोजीशन बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विपणन योग्य प्रतिभूतियों का उदाहरण है? Which of the following options is an example of marketable securities? Long term equity securities, long term debt instruments, short term debt instruments, short term equity securities. क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि विपणन योग्य प्रतिभूतियों का एग्जाम्पल क्या होगा? यहाँ पर मार्केटेबल सिक्योरिटीज की बात की जा रही है। आपको पता है कि एसेट होती हैं तो कुछ आपकी करेंट एसेट होती हैं, कुछ फिक्स एसेट होती हैं। तो यहाँ पर जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं वो करंट एसेट मानी जाती हैं, अल्पकालीन होती हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाता है शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो शॉर्ट टर्म होते हैं, अल्पकाल के लिए लिए जाते हैं, वही हो जाती है आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पूंजी का स्रोत है। ऑन द फॉलोइंग सोर्स ऑफ कैपिटल इज इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, ऑल द अबव। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें से पूंजी का स्रोत कौन सा है? तो तीनों ही पूंजी के स्रोत होते हैं, कैपिटल के स्ट्रक्चर में शामिल किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपको? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इक्विटी शेयर्स होते हैं, उसका डिविडेंड पहले से डिसाइड नहीं होता है, जितना प्रॉफिट मिलता है उसी के अकॉर्डिंग जो साधारण सभा होती है, जो एनुअल मीटिंग्स होती हैं, उसमें जो डिविडेंड होगा वो निर्धारित किया जाता है। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उससे भी डिविडेंड दिया जाता है, लेकिन कितना डिविडेंड देना है, इसकी दर, इसकी रेट पहले से ही निश्चित होती है, पहले से ही डिसाइड होती है, तो एक फिक्स्ड रेट होता है। और साथ ही जो डिबेंचर्स होते हैं उनकी भी रेट पहले से प्रीफिक्स होती है कि कितना हमको देना है उनको, इंटरेस्ट जो होगा वो। तो यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द अबव। इसीलिए जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कंपनी का स्वामी या उनको कंपनी का ओनर कहा जाता है। प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि कंपनी का स्वामी कौन होता है, ओनर कौन होता है? तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वही होते हैं। क्यों ओनर कहे जाते हैं? क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको सबसे बाद में डिविडेंड दिया जाता है। पहले जो डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर होल्डर होते हैं, उनका इंटरेस्ट दे दिया जाता है। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनका डिविडेंड दे दिया जाता है, वो तो उनकी पहले से डिसाइडेड होती है। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें से उनको लिया जाता है। तो जितना भी ज्यादातर समझ लीजिए जोखिम, जो रिस्क होता है, वो सब किसके उसमें जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स में। और साथ ये भी होता है कि अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो उनको ज्यादा डिविडेंड भी मिल जाता है, इस वजह से वो ओनर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनियोक्ता के दृष्टिकोण से पूंजी लागत है। फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज यील्ड ऑफ कैपिटल सैक्रिफाइस, मार्केट वैल्यू, इंटरेस्ट रेट, नॉन ऑफ। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो विनियोक्ता होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपने पैसे को लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी मनी को, तो उनके दृष्टिकोण में, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू में एक कैपिटल जो है उसकी कॉस्ट क्या होती है कि जो पूंजी है उसकी त्याग का प्रतिफल, क्योंकि वो आपको अपने मनी है, अपनी सेविंग्स को जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो उनको उसका सैक्रिफाइस करने के लिए जो रिटर्न दिया जाता है, या फिर जो बाजार मूल्य है, यानी कि जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसकी मार्केट की जो वैल्यू होगी, या फिर इंटरेस्ट रेट होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। एक विनियोक्ता जो होता है उसके लिए जो पूंजी की लागत होगी वो हो जाती है, जो त्याग कर रहा होता है, जो सैक्रिफाइस कर रहा होता है, उसका रिटर्न होती है, उसका प्रतिफल होती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इष्टतम पूंजी संरचना को कैसे बनाए रखा जा सकता है? हाउ कैन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर बी मेंटेन? इंक्रीज इन द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द फर्म, अ गुड रिकॉर्ड ऑफ रेवेन्यू, अ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस तरह की पूंजी संरचना या कहें इस तरह का कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाए रखना कि जो सबसे बेस्ट हो या फिर जो है जो ऑप्टिमल हो, तो यहाँ पर उसे किस तरह से बना सकते हैं, कैसे बनाकर हम रख सकते हैं कि एक बार तो हमने बना लिया, मेंटेन कर लिया, लेकिन उसे आगे के लिए भी मेंटेन रखना। फर्म की क्रेडिट रेटिंग में वृद्धि करके, एक राजस्व का, एक रेवेन्यू का एक अच्छा रिकॉर्ड बना करके, या फिर जो लाभांश नीति है उसको स्टेबल रखकर, स्थिर रख करके, यानी कि बहुत अप डाउन ना हो, जो हमने लाभांश निर्धारित किया है वो उसी दर से हम देते रहें, कम ज्यादा ना होने पाए। अधिक हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कम ना होने पाए, क्योंकि उससे जो है कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल पे इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, उसे कैसे बनाए रखा जा सकता है? इन तीनों को ही ध्यान में रखना होता है हमको। किसी फर्म की जो रेटिंग है, क्रेडिट रेटिंग है, वो इंक्रीज हो, साथ ही उसका रेवेन्यू का रिकॉर्ड भी अच्छा हो कि अच्छा लाभ वो कमा रही, उसकी इनकम अच्छी हो रही है, और उसकी डिविडेंड पॉलिसी भी स्टेबल है, स्थिर है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। एक तरह से कह सकते हैं कि ये फैक्टर्स भी है, ये कारक भी है जो प्रभाव भी डालते हैं एक अच्छी कैपिटल संरचना होने के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी में पूंजी संरचना का उल्लेख किया गया है।
Capital structure is maintained in the company's account. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएट अकाउंट। तो यहाँ वो क्वेश्चन पूछ रहा है जो कंपनी है उसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो हमें किससे पता चलता है, व्यापारिक खाते से, लाभानी खाते से, आर्थिक चिट्ठे से या फिर लाभानी नियोजन खाते से। तो जो एक कंपनी की जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है अगर ध्यान से आप देखेंगे तो जो मेमोरेंडम अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर भी हम कैपिटल से रिलेटेड कुछ नहीं दिखाते हैं। मेमोरेंडम अकाउंट में तो आपके वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाते हैं, परचेजेस हो जाता है, क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक होता है, ये सारी चीजें आती हैं और उससे क्या निकल के आता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है। जो लाभानी खाता होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, पीएनएल जिसे बोलते हैं, उसमें क्या रहता है, किसी प्रोडक्ट को या जो भी कंपनी का काम हो रहा है उसमें जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो उसके अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं, वो सारे इसमें दिखाए जाते हैं और इससे क्या निकल के आता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल करके आता है। जो लाभानी नियोजन खाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएट अकाउंट भी आवश्यकता अनुसार बनाया जाता है। लेकिन जो बैलेंस शीट होती है, आर्थिक चिट्ठा होता है, अगर हम उसकी बात करें, एक साइड आपका लायबिलिटी हो जाता है, दूसरी साइड एसेट हो जाता है। लायबिलिटी साइड में क्या रहेगा, लायबिलिटी साइड में हम उसकी कैपिटल को दिखाते हैं कि कैपिटल कितनी है, ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, इशूड कितनी है, कितने इक्विटी शेयर्स हैं, कितनी आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। उसके बाद हम दिखाते हैं कितना रिजर्व है हमारा, रिटेन अर्निंग कितनी है, हमारे लॉन्ग टर्म लोन जो होते हैं, डिबेंचर्स जो होते हैं, ये सारी चीजें हम दिखाते हैं। और जो एसेट साइड है वहां पर हम दिखाते हैं कि कंपनी की एसेट्स कितनी है, करंट एसेट कितनी है, फिक्स्ड एसेट कितनी है, गुडविल कितनी है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स कितने, ये सारी चीजें हम दिखाते हैं एसेट साइड में। तो कंपनी के अगर कैपिटल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो क्योंकि आपका किससे मिलकर के बनता है, जो आपकी इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो या फिर डिबेंचर्स हो या फिर जो लॉन्ग टर्म लोन्स लेती है कंपनी, उससे बनता है। वो सब किसमें दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में ही दिखाया जाता है। तो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है उसकी बैलेंस शीट देखकर हमको पता चल सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा और चैनल पर नया है सब्सक्राइब नहीं किया है इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।